नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था मूंग के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है ये है तिल के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसे तिल्ली बोलते हैं, तिल या तिल्ली। और ये हमारी कक्षाएं जो हैं आरबीएस महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं इस समय, और ये बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज आप लोग को दी जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को, आगे कंटिन्यू करते हैं। तिल, जिसका वानस्पतिक नाम जो है सेसमम इंडिकम। कौन सा वानस्पतिक नाम इसका क्या है? सेसमम इंडिकम। तिल, जिसका वानस्पतिक नाम है सेसमम इंडिकम, और ये पेडालिएसी कुल का, किस कुल का? पेडालिएसी। किस कुल का है तिल का पौधा? ये है पेडालिएसी कुल का पौधा है तिल। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो इनमें 2n बराबर 26 यानी 26 गुणसूत्रों की संख्या जो है 2n बराबर 26 होती है। तिल, आज जो हम देख रहे हैं तिल के बारे में पढ़ रहे हैं, और तिल का जो बॉटेनिकल नेम है वो है सेसमम इंडिकम। और कुल की बात करें तो कुल है पेडालिएसी। जैसे कि हम तिल की कई एग्जामों में ऐसा देखा गया है, कई एग्जामों में अक्सर करके ये पूछा गया है क्वेश्चन कि तिल का जो पौधा या तिल है ये कौन सी फैमिली का पौधा है, तो या फिर इसका कुल क्या है, तो ये पेडालिएसी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 26 होती है। तिल की प्रजातियों, रंग और उनके अवधि, बीजों के रंग और कैप्सूल के आधार पे उनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। कुछ होती हैं तिल की प्रजातियां होती हैं, जैसे कि उनकी अवधि, पकने की अवधि हो गई, उनकी दानों की संख्या, जो उनके दाने होते हैं यानी कैप्सूल, जो कैप्सूल होता है, ऐसे दाने ऐसे कुछ बने होते हैं ना कैप्सूल, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस कैप्सूल के आधार पे इनको अलग अलग तरीकों से अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है परिपक्वता के आधार पे, कौन सी? मैच्योरिटी पीरियड के आधार पे वर्गीकरण। तिल का पहला जो वर्गीकरण हम देखेंगे उसका पहला टर्म है ये है परिपक्वता के आधार पे या फिर मैच्योरिटी पीरियड के आधार पे वर्गीकरण। इसमें जो पहला पॉइंट है ये है शीघ्र परिपक्वता, ईयरली मैच्योरिटी। क्या है? ईयरली मैच्योरिटी। इस वर्ग में वे प्रजातियां आती हैं जिनमें फूलों एवं शाखाओं की संख्या कम होती है। कौन सा? ये परिपक्वता के आधार की बात करें तो उनमें जो पहला टर्म आता है या पहला हमारा टॉपिक जो आता है ये होता है शीघ्र परिपक्वता, ईयरली मैच्योरिटी। इस वर्ग में वे सारी प्रजातियां आती हैं जिनमें फूलों एवं शाखाओं की संख्या कम होती है। क्या? फूलों एवं शाखाओं की संख्या कम होती है, जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां होती हैं, शीघ्र परिपक्वता वाली। आगे हम देखते हैं विलंब परिपक्वता, विलंब लेट मैच्योरिटी। कौन सा? विलंब परिपक्वता या फिर लेट मैच्योरिटी। तो इस वर्ग में आने वाली प्रजातियों में फूलों एवं शाखाओं की संख्या अधिक होती है। क्या? जो ईयरली मैच्योरिटी होती है इनमें फूलों और शाखाओं की संख्या कम होती है, और जो लेट यानी विलंब परिपक्वता होता है, मैच्योरिटी होती है, इस प्रकार की प्रजातियों में फूलों एवं शाखाओं की संख्या अधिक होती है। क्या? देखते हैं जो शीघ्र जल्दी पकने वाली प्रजातियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें फूल एवं शाखाओं की संख्या कम होती है, और जो लेट में परिपक्वता होती है उसमें फूल एवं शाखाओं की संख्या अधिक होती है। आगे हम देखते हैं दानों के रंग के आधार पे। किसके आधार पे? दानों के। अभी हमने देखा परिपक्वता के आधार पे, अगला जो हम देख रहे हैं वो दानों के आधार पे, दानों के कलर के आधार पे। तो तिल की जो तिल होती है वो एक होती है सफ़ेद बीज वाली, एक होती है काले बीज वाली। ठीक है, तो दानों के आधार पे दो प्रकार के होते हैं तिले। जो पहला है सफ़ेद बीज वाली, वाइट सीडेड। इनके दाने सफ़ेद होते हैं तथा इनकी प्रजातियों में शाखाएं एवं फूलों की संख्या कम होती है। जो सफ़ेद बीज वाले होते हैं तिल, जो सफ़ेद बीज वाले होते हैं इनमें दाने जो है सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद बीज वाली जो तिल होती है इनमें इसके दाने तो सफ़ेद होते हैं, और इस प्रकार की प्रजातियों में शाखाओं एवं फूलों की संख्या कम होती है। क्या? शाखाओं एवं फूलों की संख्या कम होती है। वहीं काले बीज की बात करें, ब्लैक सीडेड की, तो इनके जो दाने होते हैं काले रंग के तथा पौधों की संख्या अधिक होती है। काले रंग की तथा पौधों में शाखाओं व फूलों की संख्या अधिक होती है। जो काले बीज वाली तिल होती हैं, काले रंग के बीज होते हैं तिल, उनमें
शाखाओं तथा फूलों की संख्या अधिक होती है और उपज क्षमता भी अधिक होती है। क्या, जो सफ़ेद होती हैं इनमें दानों की संख्या कम होती है, और प्रजातियां जो है शाखाओं एवं फूल, जब शाखाओं एवं फूलों की संख्या कम होगी तो दानों में कम होगी, यानी कि सीधा इसका मतलब है कि हमारी उपज कम होती है सफ़ेद बीज वाली। वहीं काले बीज वाले, काले रंग के बीज की बात करें तो इनमें जो है पौधों की संख्या अधिक होती है। पौधों की संख्या में जो पौधे होते हैं उनमें शाखाओं तथा फूलों की संख्या अधिक होती है। जब शाखाओं एवं फूलों की संख्या अधिक होगी तो उस पर बीज भी अधिक आएंगे, दाने भी अधिक लगेंगे, तो उपज क्षमता भी अधिक होती है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है आगे है कैप्सूल में कोठरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। क्या है, कैप्सूल में कठोरों की संख्या के आधार पे वर्गीकरण। हम कैप्सूल क्या है, जैसे हमने तिल को देखा है कि जो तिल होता है, ऐसे देखते हैं, जो तिल होता है उसके दाने में जो ऐसे कुछ इस टाइप के बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, ये ऐसे कुछ बने रहते हैं, तिल के पौधों पे लगे रहते हैं, जैसा कि हम दिखाए थे, अभी आपको दिखाते हैं। ये तिल के जो कैप्सूल हैं इसको कठोर कैप्सूल बोलते हैं। ये जो कठोर कैप्सूल है ये कुछ पौधों में यानी कुछ प्रजातियों में दो होते हैं, 2 काष्ठी होते हैं और कुछ में 4 काष्ठी होते हैं। हम इसी की बात कर रहे हैं। क्या, कुछ में 2 काठी होते हैं, कुछ में 4 काष्ठी होते हैं, यानी 4 कैप्सूल ऐसे बने हुए होते हैं, 4, ठीक है। यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम अपना देखते हैं। कैप्सूलों में कोठरों की संख्या के आधार पे तो द्विकाष्ठी फल में 2 कठोर होते हैं, जबकि हमने आपको बताया कि ऐसे सिर्फ 2 कठोर होते हैं उसमें, और कुछ में होते हैं चतुर्काष्ठी फल में 4 कठोर होते हैं, ऐसे 4 बने हुए होते हैं। ये हो गया कैप्सूलों में कठोरों की संख्या के आधार पे। और आगे जो है गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे, जैसा कि हम वर्गीकरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगला जो हमारा पॉइंट है ये है गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे 2n बराबर 26 सेसमम इंडिकम, और 2n बराबर 32 सेसमम प्रोटिस्टम, और जो है 2n बराबर 64 सेसमम रेडियाटम। ये जो है गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे हमने देखा। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे, दानों के कलर की संख्या के आधार पे, यानी दानों के रंगों के संख्या के आधार पे, जो कैप्सूल होते हैं, जो दाने होते हैं, उनमें कोठरों की संख्या के आधार पे हमने अलग अलग तरीके से देखा वर्गीकरण में कि किन प्रकार से हम तिल का वर्गीकरण कर। आगे हम देखते हैं तिल के उपयोग एवं महत्व। तिल का क्या उपयोग है हमारे जीवन में और क्या महत्व है, हम इसकी बात करें तो तिल जो है अन्य तिलहनी फसलों की तरह तिल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि अन्य जो तिलहनी फसल है, तिल जो है तिलहनी फसल है, इसे में तेल प्राप्त होता है। तो ये जैसे जो भी तिलहनी फसल होती हैं, जैसे कि सरसों हो गया और तिल हो गया, तो जैसे सब तिलहनी फसलों का उपयोग है, वैसे इसका भी उपयोग किया जाता है। तिल से जो है कुछ मिठाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। तिल से कुछ मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। तिल के बीज का प्रमुख उपयोग तेल तैयार करने में किया जाता है। किसमें? तिल का प्रमुख उपयोग तेल को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके तेल का प्रयोग खाना बनाने, शरीर में लगाने, व्यापारिक सुगंधित तेल तैयार करने, साबुन बनाने तथा बादाम के तेल से मिश्रण करने इत्यादि के लिए किया जाता है। तिल का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम देख रहे हैं, तिल से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, इसके तेल निकाला जाता है, तेल से खाने बनाए जाते हैं, सुगंधित तेल बनाया जाता है, व्यापारिक सुगंधित तेल तैयार किया जाता है, शरीर में भी लगाया जाता है, साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है, बादाम के तेल के साथ मिश्रण करने में प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों में 50% कितना, तिल के जो बीज होते हैं, तिल के बीजों में लगभग 50% तेल की मात्रा प्राप्त होती है। कितना? 50% तेल की मात्रा प्राप्त होती है। वह 18 से 20% प्रोटीन होता है। क्या? 18 से 20% के बीजों में 50% तेल व 18 से 20% प्रोटीन प्राप्त होता है। तिल की खली पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होती है। तिल से जब तेल निकाल लेते हैं, तेल निकालने के बाद उससे जो खलियाँ प्राप्त होती हैं वो काफ़ी पौष्टिक और खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं। तिल की खली में प्रोटीन 6.2% होता है। कितना? तिल की खली में प्रोटीन की मात्रा 6.2% होता है। वहीं उसमें कैल्शियम, फास्फोरस 2%, पोटास 1.2% व विटामिन, नियासिन इत्यादि पाया जाता है। तिल का तेल जो है कई दवाओं को बनाने में भी
काम लिया जाता है। जो तिल का तेल है, तिल के तेलों से कई प्रकार की दवाएं भी बनाई जाती हैं। तिल के सूखे पौधों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तिल का जो पौधा होता है, जैसे तिल से हम दाने प्राप्त निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसके डंठल बचे होते हैं, सूखे हुए पौधे बचे हुए से, उसको हम ईंधन के रूप में नहीं, जलाने के रूप में भी उपयोग करते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो तिल का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना जाता है। तिल का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में इसकी खेती चीन, रूस, अफ्रीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, मध्य यूरोप, फार्मूसा, भारत, जापान, बर्मा, तुर्की, थाईलैंड आदि देशों में किया जाता है। लगभग कई देशों में तिल की खेती की जाती है। लेकिन आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। पहली बात तो गर्मी का मौसम, दूसरा है क्षेत्रफल की स्थिति की बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है तिल का उत्पादन करने में, और इसका दूसरा स्थान चीन है। कहाँ पे? चीन है। तिल का उत्पादन करने में प्रथम स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन का है। विश्व के तेल उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन भारत में प्राप्त होता है। पूरे विश्व में अगर देखें हम, तिल से जो तेल प्राप्त होता है उसका लगभग 25% भारत से ही तिल का उत्पादन होता है, तिल के तेल का उत्पादन होता है। भारत में तिल की खेती अधिकांश राज्यों में की जाती है। भारत के लगभग कई राज्यों में तिल की खेती की जाती है, जैसे कि उसमें प्रमुख है उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा तिल की खेती की जाती है। जलवायु की बात करें कि तिल की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, तो तिल की फसल के लिए गर्म और नर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? तिल की खेती के लिए गर्म और नर्म दोनों प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए देश के विभिन्न भागों में तिल की खेती वर्षा के विभिन्न महीनों में की जाती है, वर्ष के विभिन्न महीनों में की जाती है। तिल की खेती अलग अलग देश में भारत देश की बात करें तो तिल की खेती अलग अलग महीनों में अलग अलग जगहों पर की जाती है। उत्तरी भारत में तिल की फसल खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ भाग में व महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य कपास की काली मिट्टी वाले भागों में तिल की फसल खरीफ व रबी दोनों में उगाई जाती है। देखते हैं कि उत्तरी भारत में तिल की खेती खरीफ ऋतु में कब की जाती है? तिल की खेती उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में की जाती है। वहीं काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी वाले भागों में जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब में तिल की खेती रबी और खरीफ दोनों में की जाती है। रबी और खरीफ दोनों मौसम में तिल की खेती की जाती है। हमारे देश के उन भागों में जहाँ 50% से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। भारत देश के उन क्षेत्रों में या उन प्रदेशों में जहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, कितना? वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसमें उधर भी तिल की खेती की जा सकती है, की जाती है। तिल की फसल वर्षा के आधार पर ही उगाई जाती है। तिल के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 25 सेल्सियस से 27 सेल्सियस का तापक्रम सबसे उपयुक्त होता है तिल की खेती के लिए। भूमि की बात करें कि तिल की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है, या किस प्रकार की मिट्टी में हम तिल की खेती कर सकते हैं, तो तिल की प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम जल निकास वाली मृदा। कौन सी? जो भूमि होती है वो उत्तम जल निकास वाली हो, उसमें पानी हमारे जहाँ पे हम तिल की खेती कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में हमें तिल की खेती करनी है, उन क्षेत्रों में पानी का रुकाव ना हो, वर्षा के पानी का अधिक रुकाव ना हो, जल निकास वाली भूमि की आवश्यकता होती है। और इसकी खेती कपास की काली मिट्टी, भारी मटियार मिट्टी से लेकर बलुआर दोमट व हल्की दोमट में की जाती है। तिल की जो खेती है वो भारी मटियार भूमि, बलुई दोमट और हल्की दोमट, हर प्रकार की मिट्टी में लगभग तिल की खेती की जा सकती है। तिल की फसल उगाने के लिए मध्यम उपजाऊ भूमि उत्तम होती है, जिसका पीएच मान 6 से 8 होता है। तिल की खेती के लिए जो है मध्यम उपजाऊ भूमि में भी तिल की खेती आसानी से की जा सकती है, और उसका पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए। तिल की खेती के लिए हम खेत की तैयारी यानी लैंड प्रिपरेशन, या हम अपने खेत के तिल का कल्टीवेशन करना है हमें, तो हमें अपने खेत की तैयारी कैसे करते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो खेत की तैयारी के लिए मृदा की किस्म निर्भर करती है। पहली बात तो हम ये देखते हैं हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। जब हम तिल की खेती करते हैं या करने की तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उस टाइम पे सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में तिल की खेती हल्की भूमियों पर की जाती है।
उत्तरी भारत में तिल की खेती जो है हल्की भूमियों पर की जाती है और अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हल्की भूमियाँ जहाँ होंगी उन क्षेत्रों में भूमि की अधिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर बहुत अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर वर्षा प्रारंभ होने पर एक जुताई मिट्टी पलट वाले हल से व उसके बाद 2-3 जुताई देसी हल या फिर कल्टीवेटर से कराना उपयुक्त होता है। पहली बात तो उत्तरी भारत की बात करें तो वहाँ पे हल्की भूमियों में तिल की खेती की जाती है। वर्षा के प्रारंभ होने पे जो है मिट्टी पलट वाले हल से एक बार जुताई कर देनी चाहिए, उसके बाद 2-3 जुताइयाँ करके देसी हल या कल्टीवेटर से करके हम कर सकते हैं। वहीं भारी भूमियों की बात करें तो भारी भूमियों में जुताइयों की संख्या अधिक रहे। अगर हल्की भूमियों को बात करें तो हल्की भूमियों में 2 से 3 जुताई उपयुक्त होती है तिल की खेती के लिए। और भारी भूमियाँ होती हैं जिन क्षेत्रों में, भारी भूमियों में अधिक जुताई की आवश्यकता होती है या जुताइयों की संख्या अधिक करनी पड़ती है। बीज की बात करें तो बीज तिल की खेती शुद्ध यानी प्योर एवं मिश्रित रूप से की जाती है। तिल की जो खेती है एक तो मिक्सेड की जाती है, किसी अन्य फसल के साथ मिलाकर भी की जाती है और प्योर भी की जाती है, दोनों प्रकार से की जाती है। बीज का आकार छोटा होने के कारण इसे रेत या राख या फिर सूखी हल्की बालुई मिट्टी में मिलाकर बुआई करते हैं। तिल का जो दाना होता है वो बहुत हल्का होता है, तिल का बीज जो होता है वो बहुत हल्का होता है, तो उसको जब बुआई करते हैं, बुआई करने के लिए उसमें राख या बलुई मिट्टी आदि, हल्की बलुई मिट्टी या सूखी मिट्टी, राख, ये सब का मिश्रण तैयार करते हैं। उन मिश्रण में जो है मिश्रण के साथ इसका छिड़काव करते हैं यानी छींटते हैं, खेत में डालते हैं। विभिन्न दशाओं में बीज की मात्रा निम्न प्रकार की है। अलग अलग दशाओं में जैसे कि हमने मिश्रित की, शुद्ध फसल की, तो उनमें बीज की मात्रा जो है अलग अलग लगती है। जैसे शुद्ध फसल, अकेले फसल की बात करें तो 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना, 5 से 8 किलोग्राम, 5 to 8 kg प्रति किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 से 8 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। वहीं मिश्रित फसल की बात करें, किसी अन्य फसल के साथ मिला के बोने पे या खेती करने में तिल की, तो उसमें जो है 2 से 5 किलोग्राम हमें बीज की आवश्यकता होगी। बोने का समय, किस टाइम पे बीज को बोना चाहिए, तो उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में बीज की बुआई वर्षा प्रारंभ होने पर खरीफ ऋतु में करते हैं। किस टाइम पे करते हैं, उत्तरी भारत में वर्षा के प्रारंभ होने पर खरीफ ऋतु में तिल की खेती करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बुआई जून जुलाई में की जाती है। अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो लगभग मुख्यतः जो है तिल की खेती जून जुलाई के महीने में की जाती है। और बोने की विधियां देखते हैं तो शुद्ध रूप से या एवं मिश्रित रूप से दोनों प्रकार की फसलों की बुआई छिटकुआ विधि एवं पंक्ति से विधि में करते हैं। और तिल की जो खेती है, हम चाहे मिश्रित खेती करें या फिर शुद्ध रूप से अकेले तिल की खेती करें, तो इन दोनों दशाओं में तिल का जो है छिटकुआ विधि से या फिर पंक्ति विधि में हल चला के हल के पीछे बीज को गिराते जाएंगे, दोनों प्रकार से बीज की बुआई कर सकते हैं। वहीं शुद्ध फसल की बात करें तो अकेले जो फसल होती है, अकेले फसल में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए या फिर 10 से 15 सेंटीमीटर। बीज की गहराई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना, तिल का जो बीज होता है उसकी गहराई ज़मीन में 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं, क्योंकि जो तिल का जो बीज होता है वो आकार में बहुत छोटा होता है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी में दब जाएगा तो उसको अंकुरण होने में प्रॉब्लम होगी या फिर वो ज़मीन में ही सड़ जाएगा। इसलिए ज़मीन में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर ही तिल के पौधों को रखा जाता है, तिल के बीज को डाला जाता है। खाद की बात करें, मिश्रित फसल में या फिर साथ में उगाई जाने वाली फसल में दिए गए खाद ही तिल की पूर्ति की जाए। जैसे कि हमने किसी अन्य फसल के साथ तिल की खेती करी, तो उसमें जो हम अन्य फसल को अपने जो उस तिल के साथ दूसरी फसल हम लगा रहे हैं उसमें जो खाद की मात्रा देंगे, सेम वही खाद, बस उसी खाद की मात्रा, उसी उतने खाद में तिल को भी अपने पोषक तत्व प्रदान हो जाएंगे, उसमें पूर्ति हो जाती है तिल की खाद को। और शुद्ध फसल की बात करें, अकेले तिल की खेती करनी है तो उत्तरी भारत में हल्की मृदाओं में 50 से 60 क्विंटल, क्या 50 से 60 क्विंटल सिर्फ गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर अगर हम अपनी खेत में डाल देते हैं तो वो हमारे तिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे उत्पादन या पैदावार में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सिंचाई व जल निकास की बात करें, सिंचाई की बात करें तो वर्षा ऋतु में बोई गई फसल सिंचाई की आवश्यकता है। जो तिल होता है,
तिल की खेती अगर हम वर्षा ऋतु में कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें सिंचाई को कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब बहुत कम पानी वर्षा ना हो, वर्षा रुक जाए, कुछ दिन तक सूखा पड़ जाए, तो आवश्यकता अनुसार हम पानी दे सकते हैं। सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्षेत्रों में फसल वर्षा के बाद बोते हैं वहाँ पे 3 से 4 सिंचाई हैं। कुछ भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद या वर्षा के बाद तिल की खेती करते हैं, तो वहाँ पे सिंचाइयों की संख्या 2 से 3 रखी जाती है। कितना? 2 से 3 सिंचाइयों की संख्या रखी जाती है। और तिल की जो फसल होती है, तिल की फसल, या फिर जहाँ पे जिन लैंड पे, जिस खेत में हम तिल की खेती कर रहे हैं, वो उचित जल निकास वाला होना चाहिए। उसमें पानी नहीं रुकना, जो हमारा खेत है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, वो तो ये उचित प्रबंध होना चाहिए जल निकास का। निराई गुड़ाई की बात करें तो फसल बोने के 2 से 3 सप्ताह बाद, कितना? फसल को बोने से, जिस दिन से हम बोने के 2 से 3 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। पौधों की ऊंचाई 7 से 8 सेंटीमीटर होने पर ही बोने के 15 से 20 दिन बाद, कितना? बोने के 15 से 20 दिन बाद पौधों की थिनिंग कर देते हैं, यानी पौधों की छटाई कर देते हैं। जब हम तिल को बोते हैं, बोने के 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद, जब हमारे पौधों की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर, कितना? 7 से 8 सेंटीमीटर हो जाए तो उसकी थिनिंग करना चाहिए। थिनिंग का मतलब आप लोग समझते हैं ना? थिनिंग का मतलब कि जो अवांछित कुछ टहनियाँ होती हैं, पौधे शाखाएं होती हैं, उसको निकालना, थिनिंग करते हैं। कटाई व मड़ाई, तिल की फसल जातियों के आधार पे 85 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। कितना? तिल की फसल जो है, अलग अलग प्रजातियां, तिल की कुछ अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो उसके आधार पे तिल की जो कटाई मड़ाई 85 से 120 दिन के बीच की जाती है। और फसल के पकने पर देश के विभिन्न भागों में फसल की कटाई, बुआई के अलग अलग समय पर की जाती है। फसल के पकने पर पौधे पीले पड़ जाते हैं व सूखने लगते हैं। पौधे क्या? पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधे सूखने लगते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे और अलग अलग प्रजातियां तिल की होती हैं, तो इस स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियों, तो कटाई का समय कम ज़्यादा आगे पीछे होता रहता है। मुख्यतः जो है 85 से 120 दिन में तिल की फसल जो है कटाई के लिए पककर तैयार हो जाती है। वहीं उपज की बात करें तो शुद्ध फसल से उपज जो है 5 से 8 कुंटल, कितना? 5 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है। अगर हम अकेले तिल की खेती कर रहे हैं, अकेली सिर्फ अपने खेत में सिर्फ तिल की बुआई की है, तो उससे जो उपज प्राप्त होती है वो लगभग 5 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं हानिकारक कीट पतंगों व उनकी रोकथाम। तिल में कुछ हानिकारक कीट पतंगे लगते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो उसके मुख्यतः कीट पतंगे हैं, तिल का लीफ लोअर, तिल लीफ तिल का लीफ रोलर, ये जो है यह पतंगा लाल भूरे रंग का होता है। तिल का जो लीफ रोलर होता है ये लाल भूरे रंग का होता है और इसकी सूंडी यानी गिडार हरे रंग की होती है। जो इस कीट की सूंडी होती है वो हरे रंग की होती है, जिसके शरीर पर काले धब्बे पाए जाते हैं। यह सूंडी पत्तियों और फलियों को खाती है। ये सूंडी जो है सितंबर से नवंबर तक की अवधि में अधिक आक्रमण करती है। तिल का जो लीफ रोलर है ये पत्तियां और फलियों को खाता है और इसकी जो सूंडी, ये जो सूंडी होती है, यह जो कीट होता है, ये सितंबर से नवंबर तक अधिक आक्रमण करता है हमारी फसलों में, सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में। इसकी रोकथाम के लिए मैं डाईमाइक्रोन 300 mm 300 मिलीलीटर को 900 लीटर पानी में, क्या जो तिल में एक लीफ रोलर लगता है उसकी रोकथाम के लिए हमें डाईमाक्रोन 300 मिलीलीटर को 900 लीटर पानी के घोल मिलाकर 900 लीटर पानी ले लेते हैं और 300 मिलीलीटर हम डाईमाइक्रोन ले लेते हैं और उसका घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर 0.4% पैराथियान का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं ताकि इस रोग से बचा जा सके, इस कीट से बचा। तिल का हरा तेला या फिर जैसिड, तिल का जो दूसरा प्रमुख रोग है, ये प्रमुख कीट है, इसको बोलते हैं तिल का हरा तेला या फिर जैसिड। क्या? जैसिड पत्तों का रस चूसता है। ये जो कीट होता है ये पत्तों का रस चूसता है तथा रोजेट रोग को फैलाता है। कौन से रोग को फैलाता है? रोजेट रोग को फैलाता है।
कीट के अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। ये जो कीट होता है जैसिड है, इसका जब अधिक प्रकोप हो जाता है तो तिल की पत्तियां जो हैं वो सूखकर गिरना शुरू हो जाती हैं। अब इसके रोकथाम के लिए हमें 0.05% इंडोसल्फान के घोल को, किसका 0.05% इंडोसल्फान के घोल का छिड़काव करना चाहिए। हमें जैसे तिल का जो हरा तेला या फिर जैसिड है, इससे बचने के लिए हमें 0.05 इंडोसल्फान के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अगला जो है बिहार का रोएदार सूंडी या फिर गिडार का कमला, ये जो है सूंडी पत्तियों को खाती है। ये जो कीट है ये पत्तियों को खाती है और इससे बचाव के लिए 0.15% इंडोसल्फान या फिर 35 ईसी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। क्या 0.15 इंडोसल्फान 35 ईसी के घोल का छिड़काव करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। आगे हम देखेंगे इसमें लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में कि तिल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो जो प्रमुख रोग तिल में लगते हैं, पहला तो है रोजेट। यह एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। कि किसके द्वारा फैलता है रोजेट रोग? तिल का रोजेट रोग विषाणु द्वारा फैलता है। रोगी पौधे झाड़ी आकार के हो जाते हैं। जो पौधे होते हैं, ये रोजेट रोग जिन पौधों पर रोजेट रोग का आक्रमण होता है, ये वो पौधे झाड़ी के आकार के हो जाते हैं। तने का उपरोक्त भाग खराब हो जाता है। जो तने का भाग होता है, तने होते हैं, वो खराब होने लगता है और पत्तियां रिबन के आकार की हो जाती हैं। किस प्रकार की? पत्तियां रिबन के आकार की हो जाती हैं, रबर के आकार की, और शाखाएं अधिक निकलती हैं तथा गांठें, तने और गांठों के बीच की दूरी कम हो जाती है। जैसे जो तना है, तने में जो गांठें होती हैं उनके बीच की दूरी, हम मान लेते हैं ये तना हो गया, तिल का पौधा हो गया, तो उसमें जो गांठें होती है, गांठों की दूरी कम हो जाती है। यह रोग एक प्रकार से फुदकों द्वारा फैलाया जाता है, विषाणुओं द्वारा या कुछ कीटों द्वारा फैला। इसकी रोकथाम के लिए हमें 0.1% मेटासिस्टॉक्स के 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए ताकि इस रोग से हमें बचा जा सके। दूसरा जो प्रमुख रोग है ये है लीफ स्पॉट। क्या? लीफ स्पॉट। यह रोग लगभग सभी तिल उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। हम जहाँ पे यह रोग लीफ स्पॉट जो है, यह रोग जहाँ पे जिन क्षेत्रों में तिल की खेती की जाती है, लगभग ये रोग हर जगह देखने को पाया जाता है। इसके लक्षण प्रारंभ में पत्तियों की दोनों सतह पर भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। जो लीफ स्पॉट है, ये शुरुआत जब होती है तो पत्तियों के, कहाँ पे? पत्तियों के दोनों सतहों पर भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है और इसके बाद ये बढ़कर 5 से 10 सेमी तक हो जाते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़कर ये धब्बे हो जाते हैं और बाद में ये धब्बे तने और डंठल पर भी आ जाते हैं। देखिए, ये जो लीफ स्पॉट है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है पत्तियों से और ये फिर बढ़ के 5 से 15 सेंटीमीटर और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ना शुरू होते हैं और बढ़ के तने और हमारे डंठल को भी प्रभावित करते हैं, डंठलों पे आ जाते हैं। अब बात करेंगे इसके रोकथाम की, तो इसके रोकथाम के लिए हमें बीजों को गर्म जल, कैसे? बीजों का जल को, पानी को गर्म करके उपचार करना चाहिए। कैसे? 52 सेल्सियस पर पानी को गर्म करके 1 घंटे के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि यह बीज जनित बीमारी है। डाइथेन Z78 0.2% के घोल का छिड़काव पौधों पर लाभदायक होता है। या तो फिर हम गर्म जल में सीड को डालते हैं, बीजों को गर्म जल करके उपचार करते हैं, या फिर डाइथेन Z78 का छिड़काव पौधों पर करते हैं ताकि इस रोग से बचा जा सके। तो ये क्लास आज तिल के बारे में हम इतना चर्चा किए। तिल के बारे में हमने पढ़ा, तिल के बारे में जाना, तिल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन सी मिट्टी में तिल का उत्पादन किया जाता है, तिल का उपज कितना होता है प्रति हेक्टेयर। तो आज की क्लास यहीं तक तिल की, और आगे हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।